ये तस्वीर किसी कॉलोनी की नहीं है। ना अमेरिका, ना अफ्रीका, ना एशिया। ये यूरोप है। सन 770 के आसपास शार्लेमान की क्रिश्चियन फौज ने सैक्सन लोगों का सबसे पवित्र प्रतीक काट डाला, इरमिनसुल, दुनिया का पेड़। और बचे हुए सैक्सन बच्चों को उठा ले जाया गया मिशनरी बनाने के लिए। यानी जो तरीका बाद में पूरी दुनिया पर आजमाया गया, पवित्र को काटो, बच्चों को बदलो, वो पहले यूरोप ने अपने ही घर में परफेक्ट किया था। कॉलोनियलिटी का पहला शिकार खुद यूरोप के मूल निवासी थे। नमस्ते, इंडिया दैट इज भारत सीरीज का तीसरा चैप्टर। पिछली बार कॉलोनियलिटी को नाम मिला था। आज देखेंगे उसका सबसे गहरा वार, प्रकृति पर, आस्था पर, ज्ञान पर, और उस क्लासरूम पर जिसमें आप भी बैठ चुके हैं। किताब एक तीखे सवाल से शुरू करती है। कॉलोनियलिज्म पर ज्यादातर रिसर्च क्या गिनती है? राजनीतिक आज़ादी, आर्थिक लूट, गरीबी, सब सही है। लेकिन गौर कीजिए, ये सारा हिसाब उसी डेवलपमेंट के तराजू पर हो रहा है, जो तराजू खुद कॉलोनाइजर का बनाया हुआ है। सबसे बड़ा नुकसान लिस्ट में ही नहीं है, अपनी ओरिजिनल नज़र का खो जाना। और यही कॉलोनियलिटी की जीत है। जो चीज़ खोने का एहसास ही ना बचे, उसे वापस मांगने का ख्याल कैसे आएगा? सिविलाइजेशंस मिटाना, इकोनॉमीज को तोड़ना, नक्शे बदलना, यह सब हुआ। लेकिन स्कॉलर्स कहते हैं यूरोपियन कॉलोनियलिज्म का सबसे घातक वार पूरी दुनिया के लिए एक ही था, इंसान और प्रकृति के रिश्ते की डेफिनेशन बदल देना। जिस ह्यूमनिज्म को हम बड़ा दयालु शब्द समझते हैं, किताब कहती है उसकी जड़ भी कॉलोनियलिटी में है। क्योंकि प्रैक्टिस में ह्यूमनिज्म का मतलब निकला इंसान प्रकृति के ऊपर है, और वहीं से मटीरियलिज्म और कंज्यूमरिज्म की नदी फूटी। अब वो दुनिया देखिए जो कॉलोनाइजर के आने से पहले थी। नेटिव अमेरिकन्स मानते थे जिंदगी धरती के गर्भ से निकली है। धरती कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, माँ की कोख है जो जीवन को पालती है। और सुनिए, जब यूरोपियन वहां पहुंचा तो नॉर्थ अमेरिका में करीब 2000 अलग अलग सांस्कृतिक समूह थे। अपनी भाषाएं, अपने रिवाज, अपनी मान्यताएं। झगड़े होते थे, इंसान है आखिर, लेकिन साथ रहना आता था। कैसे? क्योंकि सब खुद को नेचर के सिटीजन्स मानते थे। विविधता थी, एकता भी, बिना किसी को एक ही सांचे में ढाले। आज के यूनिटी के डिबेट्स के लिए इससे बड़ा सबक क्या होगा? विद्वान जोसेफ एपेस ब्राउन ने इसे नाम दिया मेटाफिजिक ऑफ नेचर। हर समुदाय में हर सदस्य की जिम्मेदारियां तय थीं, इस समझ पर कि इंसान, जमीन, जानवर, तत्व सब एक ही जाल के धागे हैं। धरती से रिश्ता था देना और लेना। प्रकृति को अलग रखकर, काट कर लैब में स्टडी नहीं किया जाता था, उसके साथ जिया जाता था। और एक मान्यता सबकी साझी थी, प्रकृति का संतुलन बिगाड़ोगे तो सजा मिलेगी। अब एक सेकंड रुकिए। सियू लोग किसी भी बुजुर्ग महिला को मदर कहते थे, और ज्यादा बुजुर्ग को ग्रैंड मदर। जाना पहचाना लगा? आप भी तो सब्जी वाली अम्मा को माता जी और अनजान बुजुर्ग को दादी कहते हैं। किताब खुद कहती है इंडिक परंपराओं वाले इसे तुरंत पहचान लेंगे। ये आदत वहीं से आती है जहां पूरी सृष्टि एक परिवार हो। और फिर उस किनारे पर वो उतरा जो बिल्कुल उल्टा मानता था। उसकी थियोलॉजी में सोल सिर्फ इंसान के पास थी, और पूरा इंसान मतलब वाइट क्रिश्चियन, बाकी सब नॉन बींग्स। पिछला एपिसोड याद है ना? इसी सोच को फिलॉसफी की मोहर मिली, कार्टेशियन ड्यूअलिज्म। माइंड ऊपर, मैटर नीचे, इंसान ऊपर, प्रकृति नीचे। नतीजा, प्रकृति उसके लिए बस एक चीज थी, उसकी परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस और मैनिफेस्ट डेस्टिनी के लिए बनी हुई। एक तरफ वो जो धरती को माँ कहकर पूजता था, दूसरी तरफ वो
जो उसे डिवाइन राइट समझकर निचोड़ता था। टकराव नहीं होता तो ही अजीब था। और यहां इतिहास का एक ट्विस्ट है। हमें बताया जाता है कि एनलाइटनमेंट ने चर्च की डॉगमा को चुनौती दी, लेकिन किताब दिखाती है प्रकृति के मामले में एनलाइटनमेंट ने उसी क्रिश्चियन डुअलिज्म को और धार दी। रैशनल इंसानी दिमाग, नॉन रैशनल प्रकृति के ऊपर। प्रकृति को जानना अब उसके साथ जीने के लिए नहीं था, उसे यूज करने के लिए था। धरती माता बन गई, नेचुरल रिसोर्सेज। शब्द बदलते ही रिश्ता बदल गया। लैंग्वेज मैटर्स, हर एपिसोड में यही निकलता है। इतिहासकार रिचर्ड ड्रेटन तो और आगे जाते हैं। प्रकृति का कमोडिटी बनना ही इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म का इंजन था, और उसी से कैपिटलिज्म और डेवलपमेंट का वो मॉडल निकला जिसे बिना सोचे पूरी दुनिया पर एक जैसा थोप दिया गया। समाजशास्त्री रेमंड मर्फी ने कॉलोनियल राज की मशीन खोलकर दिखाई। 4 पुर्जे, एक साइंस और टेक्नोलॉजी, जिसकी डेफिनेशन ही थी प्रकृति को समझने और मैनिपुलेट करने का व्यवस्थित विस्तार। 2 कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और उसका मार्केट। 3 ऊपर से नीचे चलने वाली एग्जीक्यूटिव सरकार। और 4 फॉर्मल लीगल सिस्टम, ताकि हर चीज प्रिडिक्टेबल और कैलकुलेबल हो। गौर कीजिए, चारों का मकसद एक, पूरी नेचर पर गवर्नेंस। और किताब इसमें 2 पुर्जे और जोड़ती है। 5 हर उस आस्था का खात्मा जो प्रकृति को पूजती है। या तो क्रिश्चियनिटी थोपो या नेटिव आस्था को ही क्रिश्चियनाइज कर दो। और 6 देसी शिक्षा व्यवस्था को उखाड़कर उसकी जगह क्रिश्चियन यूरोपियन शिक्षा, ताकि अगली पीढ़ी के दिमाग में 5 पुर्जे फिट होकर आए। इस लूट ने प्रकृति का ऐसा हाल किया कि खुद कोलोनाइजर घबरा गया और उसे कॉन्जर्वेशन की सूझी। लेकिन दिक्कत वही थी, सोच तो कोलोनैलिटी की ही थी। प्रकृति अब भी एक अलग चीज थी जिसे मैनेज करना था। और जो नेटिव समाज हजारों साल से प्रकृति के साथ जीना जानते थे, मॉडर्न, रैशनल, साइंटिफिक कॉलोनाइजर ये मानने को तैयार ही नहीं था कि वो उससे कुछ सीखा सकते हैं। जब तक माना तब तक प्रकृति ने जवाब देना शुरू कर दिया था। उस जवाब की कीमत आज हम सब भर रहे हैं। अब तीसरा शिकार समझिए, ज्ञान। नेटिव समाजों में प्रकृति, आस्था और ज्ञान एक ही धागे में बंधे थे। बुजुर्ग कहानियों के जरिए ज्ञान अगली पीढ़ी को सौंपते थे। स्टोरी टेलिंग ही यूनिवर्सिटी थी। और ये ज्ञान जानबूझकर लिखा नहीं जाता था, ताकि वो उसी के पास रहे जो उसका मतलब भी समझे और उसकी पवित्रता भी। ज्ञान कोई डाउनलोड करने की चीज नहीं थी। और यही टकराई 2 दुनियाएं। कॉलोनाइजर खुद पीपल ऑफ द बुक था। उसके लिए सच सिर्फ वही जो उसकी किताब में लिखा हो। तो उसने हर धर्म से पूछा, तुम्हारी बुक कहाँ है? लेकिन ये उम्मीद कि हर आस्था के पास एक ही किताब हो, खुद एक क्रिश्चियन उम्मीद थी जो सब पर थोप दी गई। जिनके पास बुक नहीं थी, उनकी आस्था ही नहीं, उनका पूरा इतिहास मिथ घोषित कर दिया गया। जो लिखा नहीं गया वो हुआ ही नहीं। और बिना लिखित रिकॉर्ड्स के मिटाना कितना आसान हो जाता है। सोचिए, सीक्रेट जगहें तोड़ी गई और कहानी वही बची जो कॉलोनाइजर ने लिखी। ऊपर से पिछले एपिसोड का वो आंकड़ा याद कीजिए, 90% आबादी ही मिटा दी गई थी। ज्ञान की डोर पकड़ने वाले हाथ ही नहीं बचे। जो 10% बचे, उनके लिए एक नया हथियार तैयार था, स्कूल। कॉलोनाइजर जानता था, भाषा सिर्फ बोलने का जरिया नहीं है, उसकी कहावतों, कहानियों और मुहावरों में पूरी संस्कृति की यात्रा दर्ज होती है। तो नेटिव बच्चों पर अपनी भाषा बोलने की पाबंदी लगा दी गई। और किताब यहाँ एक लाइन लिखती है जो सीधे हमें छूती है। ये प्रैक्टिस आज भी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में जारी है। ठहरिए, हिंदी में बात मत करो। बच्चों को परिवारों से अलग करके बोर्डिंग स्कूल्स में डाला गया,
जानबूझकर उनके सांस्कृतिक केंद्रों से दूर। मकसद साफ था, माँ बाप और उनकी संस्कृति का असर काट दो। एक पूरी पीढ़ी तैयार हुई जो ना अपनी जड़ों की रही, ना पूरी तरह उनकी बनी। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं नेटिव्स ने कॉलोनाइजर की भाषा में ही अपनी संस्कृति बचा ली। इसे क्रिएटिव रेजिस्टेंस कहो। किताब का जवाब सीधा है, ये इंसानी ऑप्टिमिज्म तो है, इलाज नहीं। भाषा बदलते ही संस्कृति का लिव्ड एक्सपीरियंस हमेशा के लिए बदल गया। जब तक अपनी भाषा की एजेंसी वापस नहीं मिलती, जिंदगियां अधूरी ही रहती हैं। अब कॉलोनियल शिक्षा का असली चेहरा, वो देसी शिक्षा का ऑल्टरनेटिव नहीं थी, उसे धीरे धीरे मिटाने के मकसद से लाई गई थी। कॉलोनाइजर खुद को रेशियल और रिलीजियस रूप से ऊपर मानता था, तो एजुकेट करना उसके लिए परोपकार था, नेटिव की आत्मा को अंधविश्वास से आजाद कराना। किताब इसे एक बेधड़क नाम देती है। कॉलोनियल शिक्षा दरअसल हीदन नेटिव पर किया गया एक्सॉर्सिज्म थी, भूत उतारने की रस्म, और पर्दे के पीछे हिसाब बिल्कुल दुनियावी था। एम्पायर के लिए वफादारी और लंबे खेल में असिमिलेशन, वो भी सेकंड ग्रेड इंसान बनाकर। सबूत चाहिए? साउथ अफ्रीका चलिए। वहां के यूरोपियन लेजिस्लेटर्स ने सरकार से खुलेआम कहा, नॉन वाइट से लड़ाई क्लासरूम में जीतो, बैटलफील्ड में हारने के बजाय। शिक्षा को हथियार कहने की इससे साफ कन्फेशन क्या होगी? आंकड़े सुनिए। वाइट बच्चों की पढ़ाई पर खर्च ब्लैक बच्चों से 10 गुना। करिकुलम ब्रिटेन से इंपोर्ट होता था, ऐसा डिज़ाइन कि अफ्रीकन बच्चा खुद को हमेशा कमतर समझे और वाइट मैन की सेवा में गर्व महसूस करे। और साइंटिफिक बहाना, रेस के हिसाब से एप्टीट्यूड की सीढ़ी बना दी गई। सबसे ऊपर वाइट्स, फिर इंडियंस, फिर कलर्ड्स, फिर ब्लैक अफ्रीकन्स। हाँ, उस सीढ़ी पर हम भी थे। अफ्रीकन्स के लिए सिर्फ वोकेशनल ट्रेनिंग, खेल भी बंटे हुए, क्रिकेट, रग्बी, टेनिस सिर्फ वाइट्स के लिए, बाकियों के लिए सॉकर और दौड़। और ये मैं नहीं कह रहा, उनके अपने दस्तावेज कह रहे हैं। सुनिए, ब्राउन वर्कमैन हमेशा यूरोपियन के नीचे काम करेगा, इसलिए कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। उसकी फितरत ऐसी है कि वो शायद ही कभी चार्ज ले सके, वो कभी यूरोपियन से मुकाबला नहीं करेगा। ये था उनका साइंस। इस शिक्षा ने दिमागों के साथ क्या किया, इसका सबसे ईमानदार बयान खुद नेल्सन मंडेला का है। उन्होंने लिखा, हमारा आदर्श था पढ़ा लिखा अंग्रेज, हम बनना चाहते थे ब्लैक इंग्लिशमैन। हमें सिखाया गया और हमने मान भी लिया कि बेस्ट आइडियाज़ इंग्लिश है, बेस्ट सरकार इंग्लिश है और बेस्ट इंसान इंग्लिशमैन। मंडेला समझ चुके थे कॉलोनियल शिक्षा का मकसद अफ्रीका में एक ऐसा ब्लैक एलीट बनाना था जो कॉलोनाइजर को ही ऊपर देखे। एक को सेवा सिखाई गई, दूसरे को राज। और ये मत सोचिए कि ये सिर्फ सरकारों का खेल था। 1884 में बर्लिन में बैठकर यूरोपियन ताकतों ने अफ्रीका को आपस में बांट लिया, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम। और शिक्षा का ठेका 3 हाथों में था, सरकारें, व्यापारी और मिशनरीज। फर्क बस इतना था, मिशनरीज अपने मकसद को लेकर सरकारों से ज्यादा ईमानदार थे। इवेंजलाइजेशन, धर्म बदलो। अमेरिका के नेटिव समाजों में भी मिशनरी स्कूल्स का यही मकसद दर्ज है, और इन स्कूल्स ने पीढ़ियों तक चलने वाला जो ट्रॉमा दिया, किताब उसे कहती है इमेजरेबल। कुछ समाज पूरी तरह झुक गए, कुछ ने स्कूल्स को ही बगावत का अड्डा बना दिया, वहीं से लिबरेशन मूवमेंट्स निकली। लेकिन कुल हिसाब किताब एक वाक्य में कर देती है, कॉलोनियल शिक्षा ने समाज का खुद पर से भरोसा खत्म कर दिया। अपना अतीत एक बंजर जमीन दिखने लगा, नॉन अचीवमेंट का वेस्टलैंड, और उससे दूर भागकर पहचान उस कल्चर में ढूंढी जाने लगी जो अपने से सबसे दूर थी। पहचाना? यही तो पिछले एपिसोड वाला इंसेप्शन है। अब स्कूलिंग के रास्ते।
स्कॉलर्स ने इस हालत को नाम दिया है साइको-कल्चरल मार्जिनैलिटी। दो किनारों के बीच अटकी नाव। कॉलोनाइजर की कल्चर पूरी तरह अपनी हो नहीं सकती और अपनी जड़ों में लौटना मुमकिन नहीं, क्योंकि जड़ें अब साबुत बची ही नहीं। और इस लिम्बो की कीमत रिसर्च में दर्ज है। टोटा आत्मविश्वास, गरीबी, डिप्रेशन, नशा, हिंसा, गिरती उम्र, छूटती पढ़ाई। ये ट्रॉमा क्यूमुलेटिव, अनरिजॉल्व्ड, हिस्टोरिक और ऑनगोइंग है। यानी जब तक कॉलोनियलिटी जिंदा है, ये हिसाब चलता रहेगा। फिर भी जो थोड़ा बचा वो नेटिव्स की जिद से बचा, और उसी जिद ने आज़ादी मांगने की हिम्मत दी। इतिहास का मज़ा देखिए, कॉलोनाइजर की शिक्षा आखिर में उसी पर उल्टी भी पड़ी। अब इस एपिसोड का सबसे ज़रूरी सवाल आपसे, आपके स्कूल में हिंदी या अपनी भाषा बोलने पर टोका जाता था? फाइन लगता था? इंग्लिश में बोलो वाला बोर्ड लगा था? कमेंट में बताइए। और ये भी कि उस वक्त आपको कैसा लगता था। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद उस याद का मतलब बदल जाता है। तो चलते चलते वही पहली तस्वीर याद कीजिए। सन 770 यूरोप ने अपना ही पवित्र पेड़ काटा था। फिर वही कुल्हाड़ी पूरी दुनिया पर चली, जंगलों पर, आस्थाओं पर, कहानियों पर और आखिर में क्लासरूम्स पर। धरती माता से नेचुरल रिसोर्स तक का ये सफ़र समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्लाइमेट क्राइसिस से लेकर इंग्लिश मीडियम तक हम आज भी इसी कहानी के अंदर जी रहे हैं। अगले एपिसोड में खेल और गहरा होगा। गुलामी सिर्फ बंदूक से नहीं, नेशन स्टेट, कानून और पॉलिटिकल ढांचों के रास्ते कैसे पक्की की गई। सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कहानी में आएगा वो शब्द जिस पर हमें सबसे ज़्यादा गर्व सिखाया गया है।